दो बातों का ध्यान रखना होगा स्मार्ट तरीके से। क्या होता है स्मार्ट तरीका, ये समझ लो। स्मार्ट तरीका क्या होता है? सिंपल सी बात है, उस सोर्स पे अटैक करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, और टाइम को इस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे कि मेरा ऑप्शन की तैयारी, जीएस की स्टैटिक तैयारी, अदर पेपर की आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब हर्ट ना हो। एग्जामिनर को डिसाइड करना है ये कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आपको एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। तो भाई क्यों पढ़ूं? सिंपल सी बात है, मार्क्स लाने हैं। प्री में भी अच्छा होगा, मेंस में भी अच्छा होगा, इंटरव्यू में तो फोड़ोगे अगर करंट अफेयर ढंग से करोगे तो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे। क्लास शुरू होने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आज डिस्कस करना चाहूंगा। पहला, क्यों पढ़ें यार, क्यों पढ़ें हम लोग, क्यों पढ़ें करंट अफेयर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप रियल आंसर करेंगे, जो रियल बात है उसको आंसर करेंगे, फिलोसॉफिकल आंसर नहीं करेंगे, जो सच है वो करेंगे, ठीक है। पहली बात तो क्यों पढ़े, फिर कहाँ से पढ़े, ठीक है, सोर्स, ठीक है, और उसके बाद में कैसे पढ़े, ठीक है, द मैथड एंड द टाइम, कितना वक्त दें, कितना वक्त दें। मेरी फिलोसॉफी क्या है इन चीज़ों को करने की, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहले तो भाई करंट अफेयर को हम क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें? बहुत ज्ञानी बनना है, एक अवेयर सिटीजन बनना है? अरे नहीं यार, सब बकवास है। मार्क्स चाहिए यार, मार्क्स चाहिए भाई, मार्क्स, मार्क्स चाहिए, एग्जाम क्लियर करना है, आईएएस बनना है, इसलिए पढ़ना है, सिंपल। भाई मैं तो पढ़ने का बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ ना, लेकिन मुझे इतना पता है फिर भी मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बहुत फायदे हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी, इवन इंटरव्यू के अंदर भी। तो सिंपल सी बात है, क्यों पढ़े का आंसर है, ऑनेस्ट आंसर है कि भैया हमें चाहिए मार्क्स, प्री मेंस इंटरव्यू सब में। मेंस के चारों पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन जीएस 1 में, 20 क्वेश्चन जीएस 2 में, 20 क्वेश्चन जीएस 3 में। मैं गारंटी दे रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हैं 18, 17, 19। इनको अगर आप इनके ओरिजिन को और मोटिवेशन को कि कहां लिंक्ड है ना, वो करंट अफेयर में मिलेंगे आपको। प्री के अंदर अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को छोड़ दूं जो सीधा करंट ओरिएंटेड है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो स्टैटिक के दिख रहे हैं लेकिन उनका भी करंट से कोई ना कोई लिंक है। एग्जामिनर के माइंड में कहीं ना कहीं करंट अफेयर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसके बेसिस पे वो स्टैटिक में जाके क्वेश्चन फ्रेम करता है। और ऐसा कम से कम अगर आपको 100 में से 65-70 क्वेश्चन में दिख सकता है, जहां पे एग्जामिनर मोटिवेट होता है कोई करंट इंसिडेंट से, कोई ना कोई करंट इंसिडेंट होता है जहां से वो मोटिवेट होता है। तो भाई क्यों पढ़ूं? सिंपल सी बात है, मार्क्स लाने हैं। प्री में भी अच्छा होगा, मेंस में भी अच्छा होगा, इंटरव्यू में तो फोड़ोगे अगर करंट अफेयर ढंग से करोगे तो। दूसरा सवाल आता है, कहां से पढ़ूं? तो मेरे से कई बार मेंटरशिप में बच्चे पूछते हैं कि सर कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें, इस सब्जेक्ट का क्या सोर्स होगा, उस सब्जेक्ट का क्या सोर्स होगा। मैं एक ही बात बोलता हूं कि एक छोटा सा सोर्स पढ़ लो, छोटा सा मिनिमाइज सोर्स पढ़ लो, सारे क्वेश्चन अगर वहां से बन रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट सोर्स। और अगर मान लो कि तुम सब कुछ पढ़ लो, तुम 10 न्यूज़पेपर पढ़ो रोज के, तुम सारे कोचिंग के मैगजीन भी पढ़ लो, सारे न्यूज चैनल देखो रोज, और तुमसे एक भी सवाल नहीं बन रहा है, तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सोर्स का सिंपल फिलोसॉफी है, जहां से ज्यादा सवाल बनते हैं वो हमें चाहिए, वो सोर्स हमें चाहिए। टाइम का कितना भी टाइम दे दो, लिमिटलेस है यार। 10 घंटा दे दो, 12 घंटा दे दो, 8 घंटा दे दो, पूरा अखबार लेके बैठे रहो, लाइन टू लाइन देखते रहो, क्या ही जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो मिनिमम 1 आवर में कर लेते हैं, 1 आवर में या 2 आवर्स में आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो टाइम भी एक सवाल है हमारे सामने, ये कितना टाइम दें। तो क्यों करना है? सिंपल सी बात है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। सोर्सेस क्या होंगे? क्योंकि हमें ऐसा सोर्स चाहिए जहां से ज्यादा सवाल फंसे, ठीक है, दैट इज द सोर्स वी वांट। टाइम, हमें इतना ही टाइम देना है, हमें इतना ही टाइम देना है कि हमारे अदर एम्स हर्ट ना हो। आपको ऑप्शनल पढ़ना है यार, आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आपको स्टैटिक भी करना है। अरे आपको अगर मान लिया कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है तो उस क्लास में भी जाके क्लासेस करनी है। उसके बाद में आपके डेली के काम, चाय नाश्ता पानी, खाना पीना, लाइब्रेरी, बहुत सारे यार टाइम चल जाता है, घर पे बात भी करना होगा। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके ज़्यादा टाइम जाता है ना। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को भी हमें देखना होगा। तो सिंपल सी बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई क्यों करना है, एग्ज़ाम निकालना है, क्रैक करना है, ऐसा सोर्स ढूंढना है। अब एग्ज़ाम
तो निकालेंगे लिखाएंगे और ऐसा सोर्स ढूंढेंगे जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएं और उसके बाद में इतना ही टाइम देना है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। Samachar Manthan was one program that gelled very well with me in the sense that the way the program was structured, I mean, you have weekly current affairs classes, which is divided into science and the other part, very holistically covers whatever comes in the week. करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी, बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। Regarding current affairs, I followed the Samachar Manthan. Okay. Then I've seen that the current affairs test, there is one current affair test for every month. I had been following Samachar Manthan, in which Sajal sir was my mentor, and he healthily provided me with current affairs, and not only the current affairs, how to present it when asked in a question answer format. इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपेयर करने की किसी भी सब्जेक्ट को। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ करंट अफेयर में अप्लाइड नहीं है, ये सब जगह अप्लाइड है, इट्स अप्लाइड टू एवरीवेयर, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं बताऊँगा कि करंट अफेयर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दो बातें होती हैं। पहला बात तो ये होती है कि उसका सिलेबस देखो। तो सिलेबस अगर मैं देखो आज हम लोग है ना बेसिकली प्री की बात करेंगे, मेंस की मैं बात किसी और दिन करूंगा, आज सिर्फ प्री की बात करेंगे। तो प्री के अंदर सिलेबस लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नोटेबल इवेंट्स, ठीक है, विच हैज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया एंड इंटरनेशनल एरियाना और स्फेयर। तो इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इवेंट्स हैं वो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। यार ये इतना कंफ्यूजिंग लाइन है कि हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ना यार। कोई चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ किसी और के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा, ये एग्जामिनर को डिसाइड करना है ये कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आपको एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है करंट अफेयर को लेकर के, किस तरह के करंट अफेयर प्रिपरेशन को वो एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से। तो सिलेबस में तो कुछ समझ में ही नहीं आया भाई, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से टॉपिक नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और कौन से टॉपिक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। तो एग्जामिनर के माइंड को रीड करना पड़ेगा, और एग्जामिनर के माइंड को रीड आप एक तरीके से कर सकते हो और वो है PYQs। एग्जामिनर के माइंड को आप रीड कर सकते हो सिर्फ PYQs से। PYQ में आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह का प्रिपरेशन आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप उसमें PYQ एनालिसिस करोगे तो उसके माइंड को रीड कर पाओगे। दूसरा बात मैं यहाँ पे देखूंगा जो करंट अफेयर के साथ ही ज़्यादातर स्पेशली यहाँ पे है कि करंट अफेयर के साथ जो मुसीबत है ना, देखो सिलेबस कुछ है नहीं, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है, जिसके लिए हमें PYQ एनालिसिस करना है, जो कि आम एस्पिरेंट की दिक्कत के है वो, क्योंकि वो आम एस्पिरेंट के बस की बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा आपको बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत हाई होनी चाहिए, जो कि एक सिविल सर्वेंट में एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। और मैंने दूसरा क्या बताया कि एक तो ये और PYQ देखेंगे। एक दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर के साथ में ये है कि जब भी तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे, जब भी तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे मैं बदल जाऊंगा। ये करंट अफेयर का एक नेचर होता है कि जब भी एक ट्रेंड सेट होता है 2 साल 5 साल के लिए ये बदल जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 2019 तक हर साल पेपरों में रिपोर्ट्स आती थी, एक न एक रिपोर्ट जरूर आती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे पूछ लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पूछ लिया, कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर आती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 20-21-22 में वो नहीं पूछा, एक ट्रेंड सा चेंज हो गया, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इस तरीके से चेंज हुए हैं। देखो 3 विजुअल चेंज मैंने देखे हैं। देखो पहले तो टॉपिक में बड़ा चेंज आया, जैसे अगर हम 2011 में नया पैटर्न आया था प्रीलिम्स का, तो उससे पहले स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते थे, उससे पहले पर्सन इन न्यूज़ के क्वेश्चन आते थे, और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन जो आप आजकल स्टेट PCS के एग्जाम्स में देखते हो, है ना। कोई मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है और वो पर्सन न्यूज़ में आ गया तो उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया। स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते थे, है ना, कि कोई पर्टिकुलर टूर्नामेंट को किसने जीता है ना, तो वो सब है। ओलंपिक्स, अभी ओलंपिक खत्म हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता, तो हर स्टेट PCS में भर भर के क्वेश्चन आए इससे। UPSC ने उस पर नहीं पूछा, ऑल तो UPSC ने क्वेश्चन पूछा 2021 में, बट मैं उसे सरप्राइजिंग लूंगा क्योंकि स्पोर्ट्स क्वेश्चंस फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए 2022 में, ठीक है। और उसके बाद में फिर इन्होंने फिर करंट का ट्रेंड चेंज किया थोड़ा सा। ये लोग सुपरफिशियली लेवल की इंफॉर्मेशन जो सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करने से आ जाएगी, उससे ये गए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे, बट फिर भी थोड़ा सा बेसिक ही पूछते थे
जैसे कि इन्होंने 2015 में पूछा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो, ठीक है, वो किससे संबंधित है, ठीक है, उसका एम क्या है, ये बेसिक का सवाल पूछ लिया, है ना। उन्होंने पूछ लिया कि जो RCP है वो किससे रिलेटेड है ना। उन्होंने पूछ लिया कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है या जो जोग्राफिकल जो GI टैग्स हैं, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो टैग्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो सिंपल WTO से रिलेटेड हैं वो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें वो पूछ लेता है। RCP के बारे में पूछ लिया कि कौन कौन से कंट्रीज उसके अंदर हैं, बेसिक सवाल उसने पूछ लिए। बिल्कुल एक मतलब अगर आप अखबार ठीक से पढ़ रहे हो तो उसे सॉल्व होता है। लेकिन अभी जो रिसेंट में ट्रेंड चेंज हुआ है वो अलग ही हो गया है। वो अब पेपर आपको करंट दिखेगा नहीं कि उसमें करंट अफेयर है, करंट अफेयर उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें भर भर के करंट अफेयर है। मतलब हो क्या रहा है कि करंट में कुछ चीज़ चल रही है, उसका स्टैटिक में जाके वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड अभी प्रेजेंट में हुआ है, तो इस ट्रेंड को समझना पड़ेगा हमें, एंड दैट इज़ आवर ड्यूटी जो हम इस क्लास में इस समय करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहली बात मैंने पहले ही बोल दिया कि किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर क्यों करेंगे, वो सिंपल है, मार्क्स लाने हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं ये हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है और इसमें साफ दिख रहा है कि जैसे 15 क्वेश्चन 2022 में आए और 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 2022 में आए और 16 क्वेश्चन 2021 में आए और 7 क्वेश्चन 2020 में आए। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है, और ये वही क्वेश्चन क्लासिफाइड हैं जो कैसे हैं, मतलब जो डायरेक्ट दिख रहे थे, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखें तो 50-60 क्वेश्चन होते हैं कम से कम, जो करंट ओरिएंटेड होते हैं और करंट अफेयर से क्या होते हैं कि वो इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। जब आप चीज़ों को देख रहे हो रोज न्यूज़पेपर में कि पॉलिटी का कोई मुद्दा चल रहा है, इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसका स्टैटिक जाके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन का वेटेज है और ये हमें मोटिवेट करता है कि हम इसे ढंग से प्रिपेयर करें, बहुत ही तूफानी तरीके से हम इसे प्रिपेयर करें, है ना। और ठीक है, तो वेटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अब वेटेज इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि आप, अब देखो यहाँ पे इसके स्मार्ट तरीके से मैंने लिखा है कि स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या नहीं है, मैंने पिछले लाइन में बोला था, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब करंट अफेयर को अंधाधुंध तरीके से शुरू कर दें, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, सिलेबस कुछ डिफाइन है नहीं और सोर्सेज भी हमें मतलब ऐसे ही है कि मतलब इनफाइनाइट सोर्सेज हैं कि हज़ारों न्यूज़पेपर हैं, कोई भी न्यूज़पेपर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। और दूसरी बात है कि इतने सारे करंट अफेयर कंपाइलेशंस हैं, सो मैनी क्लासेस हैं, तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। दो बातों का ध्यान रखना होगा स्मार्ट तरीके से। क्या होता है स्मार्ट तरीका, ये समझ लो। स्मार्ट तरीका क्या होता है, सिंपल सी बात है, उस सोर्स पे अटैक करेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और टाइम को इस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे कि मेरा ऑप्शन की तैयारी, GS की स्टैटिक तैयारी, अदर पेपर की आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब हर्ट ना हो और मेरी प्रिपरेशन लाइफ बैलेंस भी मेंटेन रहे। इस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वे, ठीक है। उस सोर्सेज को हिट करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा बताऊंगा किस तरीके, देखो ये क्वेश्चन 2022 का ट्रेंड आ चुका है यार। अगर आप 2022 के पेपर देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि यार हर चीज़ में, पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर सवाल मोटिवेटेड है कहीं ना कहीं पीछे से। भर भर के क्वेश्चन हम लिंक कर सकते हैं कि यार करंट में ये चल रहा था तो वहाँ से सवाल आया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप करंट के हर क्वेश्चन के लिए इस तरीके का चीज़ देखेंगे करंट में कहाँ पे उसका चल रहा है, मुद्दा चल रहा है करंट में कुछ, और ट्रेंड क्या चल रहा है उस इशू का, उसको पॉसिबल नहीं है। बट मेरा कहने का तरीका है कि बहुत ज़्यादा मतलब संभावना है कि कुछ चीज़ करंट में होगी तो उसको स्टैटिक में उससे पूछ सकता है क्वेश्चन वो, ठीक है। बल्कि मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप अपने स्टैटिक को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपसे करंट में अगर आपने बहुत ही मिनिमल सोर्सेज को फॉलो किया है, सिंगल सोर्स को फॉलो किया है, फिर भी आपके बहुत हाई चांस रहेंगे कि आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। तो स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। करंट अफेयर में अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपेयर करना है, सिंगल सोर्स के साथ में, मिनिमल सोर्स के साथ में आगे बढ़ना है। इस तरीके की प्रिपरेशन की इस समय रिक्वायरमेंट है, दैट वी कॉल द स्मार्ट वे। तो देखो जब डेप्यूटी स्पीकर न्यूज़ में था कि भाई डेप्यूटी स्पीकर की अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही थी 1 साल से, तो बहुत अखबार में आ रहा था, वो डेली आ रहा था कुछ ना कुछ उसके ऊपर। तो उन्होंने एक बहुत ही डीप में एक सवाल बनाया। मैं यहाँ सवाल सॉल्व नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, बस मैंने दिखाया है किस तरीके से 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन उन्होंने बनाया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, है ना। और
आपको ये याद रखना है कि कुछ चीज़ न्यूज़ में चल रही है तो उसका स्टार्टिंग बहुत डीप में जाके प्रिपेयर करना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कुछ मीटिंग होती है तो आपको अच्छे से पूरा आरबीआई क्या होता है, आरबीआई की मैंडेट्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या क्वालिटेटिव टूल क्या है, क्वांटिटेटिव टूल क्या है, तो वो ढंग से कर लो, हो गया बस। फिर कितना भी मोटिवेट वहाँ से वो हो रहा हो, आपके पास कोई भी सवाल आए, यू आर डन विद दिस। तो इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा, ये तो प्रेजेंट ट्रेंड कहता है, ठीक है। ये देखो ये, लेकिन अर्लियर थोड़ा सा सवाल इतने डीप में नहीं चलता वो, जैसे जनरली प्रधानमंत्री जन धन योजना पूछ लिया और उसने सिंपल मतलब जो न्यूज़ में बात है ना उस न्यूज़ वाली चीज़ से ही पूछ लिया, उसके स्टैटिक में वो नहीं गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टैटिक में जाता तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या हो रहा था कि इसमें बैंक में खाते खुल रहे थे जन धन योजना के अंदर, गरीब लोगों के जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहे थे, तो उन अकाउंट पे फिर वो बैंकिंग सिस्टम के बेस में जाके कुछ भी सवाल फ्रेम कर सकता था। तो इस तरह के सवाल पहले वो नहीं करता था, पहले आपसे कुछ चीज़ न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड पूछ लिया, और देखो स्टेटमेंट भी काफ़ी सरल सा ही पूछा है ना। अब लेकिन पहले क्या होता था कि वो अब जनधन में भी काफ़ी डीप में जा सकता है वो, है ना, किन लोगों के खाते खुल सकते हैं, किन के नहीं खुल सकते, बेनिफिशियरी कौन है, तो इस तरीके से स्टैटिक में जाके वो सवाल फ्रेम कर सकता है आपसे, काफ़ी मतलब डीप में जाके सवाल फ्रेम कर सकता है। तो याद रखना कि करंट अफेयर तो सुपरफिशियल ही रहेगा ऊपर, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो स्टैटिक में जाके काफ़ी डेप्थ तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिखा है कि गोइंग मोर इन डेप्थ लिंक विद द स्टैटिक, सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन विल नॉट हेल्प एनी मोर, तो वो पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। देखो आजकल हिस्ट्री भी मतलब बहुत टफ हो गई है ना, मतलब लाइक मिताक्षरा पूछा था उसने 2021 में, उसके बाद में अभी चाणक्य का अर्थशास्त्र, योग वशिष्ठा 2022 में पूछा, ये वाला सवाल पूछा, ठीक है। रामानुजा की जो फिलोसॉफी है उससे सवाल पूछा, तो कहीं ना कहीं करंट से लिंक था, तो उस देखो करंट से लिंक हुआ वो, और लेकिन करंट का कुछ नहीं पूछा। अगर करंट पूछता तो क्या पूछता बताओ, स्टैचू के बारे में पूछता कि स्टैचू कहाँ है, सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है तो फर्स्ट वाला कौन सा है, ये किनका काम है, स्टेट पीसीएस हो गया, बैंकिंग के एग्जाम में जो जीके आती है, सीजीएल के एग्जाम में जो हाँ ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है कि करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग ऑफ रामानुजन, मतलब बहुत ही डीप डेप्थ में जाके पूछा है। आपको पता होना चाहिए उनकी फिलोसॉफी क्या है, ठीक है, और उस फिलोसॉफी का इन्फ्रेंस निकालना होना, उस फिलोसॉफी को याद तो रख सकते हो लेकिन उसको और डीप में जाके आपको समझना होगा। दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट इजी स्टेटमेंट एक्चुअली, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, किस दिन हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं ना। तो जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो भी बहुत मोटिवेटिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री में भी करंट अफेयर को मतलब नेगलेक्ट मत करना कि यार ये हिस्ट्री तो करंट अफेयर से आती नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं लेकिन इंस्पायर्ड होते हैं कहीं ना कहीं करंट अफेयर से, उस चीज़ को याद रखना। देखो पहले भी हिस्ट्री में सवाल थे, जैसे बीजक पूछ लिया है ना, तो बीजक पूछ लिया, कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ द संत दादू दयाल, तो ये कबीर का है, दादू दयाल का नहीं है। इस तरह के पहले सवाल स्टैटिक थे, तो मतलब हार्डली अगर आप 2014, 15, 16 देखेंगे तो वहाँ पे एग्जामिनर बेसिक किताबों से सवाल उठा रहा है। इस समय एग्जामिनर बेसिक किताब से सवाल नहीं उठाता, वो करंट में कुछ चीज़ें देखता है, उसका स्टैटिक में जाके सवाल फ्रेम करता है। तो इस तरह का ट्रेंड चेंज हुआ है ना। अब ये मैंने पहले बता ही दिया कि जो सिलेबस में यूपीएससी ने वो लिखा हुआ है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो वहाँ से कुछ क्लियर नहीं होता। अब टैकल कैसे करें, तो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन प्रिपेयर, कि वेन एवर यू सी एनी करंट अफेयर टॉपिक हाउ यू कैन प्रिपेयर इट, ठीक है। तो एक टॉपिक है हमारा, ये हमारे समाचार मंथन प्रोग्राम से ये टॉपिक है, तो वहीं से मैं आपको एक टॉपिक एज एन एग्जाम्पल यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो उस टॉपिक को आप देखिए कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर को, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि एंटी डिफेक्शन लो एंड देयर लूप होल्स, तो ये मान लीजिए कोई मुद्दा है और ये बहुत न्यूज़ में रहता है एंटी डिफेक्शन। आपको पता ही होगा कि एंटी डिफेक्शन लाया गया था आयराम गैराम पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि पहले एंटी डिफेक्शन ऐसा कुछ था ही नहीं भारत में। तो क्या हो रहा था कि पहले सिंगल पार्टी सिस्टम ही था, कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी। तो अर्लियर क्या था कि कांग्रेस थी वो एक लार्जेस्ट पार्टी थी भारत में, तो कभी दिक्कत ही नहीं हुई, कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था ही नहीं। पर जब कोएलिशन गवर्नमेंट आई, कोएलिशन गवर्नमेंट का जो बिगिनिंग हुआ वो 1969 के बाद से हुआ, स्पेशली जब नेहरू के बाद से ही आप इसे मान सकते हो। तो कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा भारत में शुरुआत हुई और वहाँ पे सरकारें बन रही थी गठबंधन से, बहुत सारी पार्टी ओल्ड पास में आ रही थी और उससे सरकारें बन रही थी, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा था
दूसरा गठबंधन था, है ना, जैसे एनडीए है, ये बीजेपी का गठबंधन है, यूपीए है वो कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस का कोलिशन है यूपीए, और बीजेपी का कोलिशन कौन है, एनडीए। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि इस तरह के कोलिशन हो रहे थे। अब मान लीजिए कि एनडीए ने कोलिशन से गवर्नमेंट बनाई, अब ऑलरेडी ये कोलिशन से बने हुए हैं, इनके पास में कोई क्लियर कट मेजोरिटी तो है नहीं, तो यूपीए क्या चाहेगा, यूपीए चाहेगा कि भाई इनके एमपीज़ को तोड़ लो, इनके एमपीज़ को हमारे में मिला लो, पार्टी चेंज करवा लो, ताकि एनडीए की कोalition के एमपी कम हो जाए, यूपीए के बढ़ जाएं। तो इस तरीके से सरकारों को गिराया जाता था उस समय। तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, मैं ये कह सकता हूँ कि इमोरल पॉलिटिक्स हो गई थी, सिर्फ पैसों को लेके पॉलिटिक्स होती थी। होर्स ट्रेडिंग वहाँ पे क्या होता, बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। अब ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है ना, मतलब आप एक सरकार फॉर्म करते हो, आपने अपने लाइक माइंडेड लोग साथ में आए, आप और लाइक माइंडेड लोग साथ में आके सरकार फॉर्म करते हैं, मान लीजिए 2-3 पार्टी एक साथ आ गई हैं, है ना। इस तरीके से होता है कि भाई ये राइट विंग है, ये कहीं ना कहीं मिडिल में है, और ये मेरे से गलती हो गई यार, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो क्या होता है कि भाई ये राइट वालों के इस पूरे एरिया के, यहाँ तक एरिया के लोग साथ आ सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट है तो थोड़ा बहुत लोग यहाँ पे साथ आ सकते हैं, लेकिन और लोग वोट करते हैं फिलोसॉफी को। मान लीजिए जो लोग लिबरल होते हैं तो वो लेफ्ट वालों को सपोर्ट करेंगे, जो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव होंगे वो राइट वालों को सपोर्ट करेंगे। तो जब कैंडिडेट खड़ा होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी से, तो जो मान लीजिए कि जो मान लीजिए कोई लेफ्ट से कोई खड़ा हुआ है, तो लेफ्ट के जो सपोर्टर हैं वो यहाँ सपोर्ट करेंगे, तो वो कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे होते, वो जिस पार्टी से खड़ा होता है उसकी फिलोसॉफी को वोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वो लोग सिर्फ कुछ लालच की वजह से, मान लीजिए कि यूपीए एनडीए के किसी एमपी से कहती है कि आप हमारे अंदर आ जाइए, आप एनडीए के कोalition को छोड़ दीजिए, जिस पार्टी से थे उस पार्टी से रिजाइन करके हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। इस तरह के लालच दिए जाते थे, पैसा दिया जाता था, 5 करोड़ 10 करोड़, इस तरह से एमपी बिकते थे, है ना। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर, बॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से, हाँ जी हमारे पास में 50 एमपी हैं, और वो कहा कितने में आएंगे 50 एमपी, तो उसने कहा कि 50 एमपी की कीमत 100 करोड़ है। तो कुछ इस तरीके से बिकते थे, मतलब कोई आइडियोलॉजी थी नहीं, आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि आपको सत्ता में रहना है और आपको करप्शन करके खूब पैसा कमाना है, ये आइडियोलॉजी बच गई थी। और कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, जिस आइडियोलॉजी के फेथ पर लोग वोट देते थे उसकी मतलब धज्जियाँ उड़ा दी थी इस पूरे आयराम गयाराम सिस्टम ने और कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने, जो कि नेहरू के बाद में आई, नेहरू की डेथ के बाद में ये जस्ट शुरुआत हो गई, क्योंकि फिर उसके बाद में कांग्रेस को बहुमत एक मत बहुमत आना थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। और बहुत सारी अदर पार्टी भी खड़ी हुई, है ना। अगर आप देखो तो जनता गवर्नमेंट सबसे पहले बनी, जो नॉन कांग्रेस थी सेंटर में, है ना, मोहम्मद देसाई के समय में, तो वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, है ना। तो ये सब चीज़ें होती थी। उसके बाद एमपीज़ हमेशा दबा के रखते थे पीएम को कि हम टूट जाएगी भाई, वोट उसके पास चले जाएंगे, तुम्हारा जो बहुमत है वो टूट जाएगा, हम लोग चले जाएंगे दूसरी पार्टी में चले जाएंगे अगर आपने इस तरीके से किया तो ये प्रॉब्लम्स शुरू हुई, आयराम गयाराम पॉलिटिक्स शुरू हुई। तो फिर एंटी डिफेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। तो ये कोर थीम आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्यों एंटी डिफेक्शन को शुरुआत किया गया, क्योंकि जो डिफेक्शन है वो पीपल्स मैंडेट के अगेंस्ट है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अगेंस्ट है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो ये एक बैकग्राउंड तैयार हो गया कि क्या कि एंटी डिफेक्शन लोग कैसे लाया गया, ठीक है। एंटी डिफेक्शन का सिंपल मतलब था कि भाई साहब कुछ नियम बना देंगे, जो ये पार्टी एक्सचेंज कर रहे हो ना, आप पार्लियामेंट के अंदर जीत करके आए हो तो कौन सी पार्टी में जा सकते हो, कौन सी पार्टी में आ सकते हो, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, है ना, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, किन कंडीशंस में कर सकते हो, और अगर आपने ये सब चेंज किया तो आपको क्या क्या कंडीशंस होंगी, किस तरीके से आपको हाउस से निकाला जा सकता है, तो वो सब के बारे में ये डिस्कस करता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। पर्पज इसका वेरी सिंपल था कि अगर मान लीजिए आपने अनफेयर प्रैक्टिस की, अगर आपने लोगों के मैंडेट के अगेंस्ट जाने की कोशिश की, तो हम क्या करेंगे, आपको डिफेक्ट कर देंगे। ये एक बात है। देखो प्रीलिम्स में तो आपसे पूछेगा नहीं कि स्पिरिट, प्रीलिम्स में आपसे फैक्ट पूछेगा कि जो देखो ये 52nd अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया भारत के अंदर, ठीक है। और ये 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया राजीव गांधी गवर्नमेंट के थ्रू, और इसको मतलब एज ए लॉ इंट्रोड्यूस किया गया
इसमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए कि किन के पास में क्या पावर होगी, है ना। और अगर मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें एक रूल बनाया गया है कि भाई अगर मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं और उस पार्टी से आप चुनाव जीत के आए हैं, और अगर आप बाद में रिजाइन करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी मेंबरशिप, पार्लियामेंट की आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। और इसका जो फैसला होता है, फाइनल फैसला, वो स्पीकर करता है। इस तरह के डिटेल लॉ बनाया गया है इसके ऊपर, है ना। तो इस तरीके से आपको स्टैटिक प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा आर्टिकल डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज इस तरीके से फिर वो क्लास हो जाती है, बट प्रिपेयर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब आप लक्ष्मीकांत का पूरा एंटी डिफेक्शन वाला चैप्टर ढंग से जाके डिटेल में पढ़ो कि 10 शेड्यूल क्या है, स्पीकर की पावर क्या है, वो अमेंडमेंट क्या कहता है ना, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें डिफेक्शन लगता है, कौन कौन सी कंडीशंस में डिफेक्शन नहीं लगता है, इस चीज़ को प्रिपेयर करिए। तो ये आपका प्री का मटेरियल तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कि किस तरीके से डिफेक्शन के साथ इश्यूज़ क्या हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, डिफेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इश्यूज़ क्या क्या हैं, जो वेरियस कमिटीज़ हैं उन्होंने क्या क्या इश्यूज़ मतलब आपके सामने रखे हैं कि ये इश्यूज़ हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड उन्होंने दिया है। इस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तो आप मेंस में कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये क्या है कि थोड़ा सा मतलब रेस्ट्रिक्शन है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा जा चुका है ना। और वैसे भी ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं लंबे वीडियो चलते ही नहीं है। आप लोग क्या है कि बड़े लोग हैं ना, तो मतलब 2-5 मिनट से बड़ा वीडियो आता है तो फिर पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या फोकस कर सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट कमेटीज़। तो इस तरह से हम ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया, हमारे समाचार मंथन प्रोग्राम में हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल उठाया कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात है कि कोई भी चीज़ न्यूज़ में होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ न्यूज़ में होगी उस मान लीजिए हम एंटी डिफेक्शन का ही है, तो इसका मैं सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए मैं क्या करूँगा, प्रीलिम्स के लिए मैं सबसे पहले लक्ष्मीकांत में जाऊँगा और इस लक्ष्मीकांत में जाके मैं पूरा एंटी डिफेक्शन का चैप्टर पढ़ लूँगा। मैं पूरा एंटी डिफेक्शन का चैप्टर लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ लूँगा। और जब मैं इसे पढ़ लूँगा अच्छे से, और मान लीजिए कि न्यूज़ में कुछ अपडेट हुआ है, मान लेते हैं कि कोई मतलब अमेंडमेंट हो गया है, लॉ के अंदर ही अमेंडमेंट हो गया है, तो मैं उस अमेंडमेंट को भी अपडेट कर लूँगा, ठीक है, अपडेट कर लूँगा। मान लेते हैं अब ये तो हो गया प्री की तैयारी। मेंस के लिए मैं क्या करूँगा, मेंस के लिए बहुत सिंपल है। देखो एंटी डिफेक्शन पे बहुत आर्टिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ एंटी डिफेक्शन लिखिए गूगल पे, आप उसे सिंपल लिखिए, उसके पीछे यूपीएससी लगा दीजिए, एंटी डिफेक्शन यूपीएससी, तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। तो जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट हैं, उनको आप फॉलो, उन पे जाके आप कंटेंट को लिख सकते हैं। आप देखिए कि 5 मतलब जो पॉइंट्स आप कम से कम प्रिपेयर करिए उनके प्रो में, 5 पॉइंट्स आप प्रिपेयर करिए उनके अगेंस्ट में, ठीक है, अगेंस्ट में प्रिपेयर करिए, प्रो में और अगेंस्ट में। आप देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रहे हैं इसके लिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट आप देखिए कोई कमेटी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, है ना, इनके ऊपर, उसको भी आप एक बार देखिए। इस तरीके से अपना एक नोट मेकिंग कर लीजिए मीन्स को लेकर के, ठीक है, मीन्स को लेकर कर लीजिए। बाकी जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में कुछ कंटेंट होगा वो सिर्फ समझने की बेसिस से होगा, उससे एग्जाम में ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन आप जैसे जो कोचिंग होती हैं उनकी वेबसाइट्स पे कंटेंट होता है बहुत सारा मीन्स ओरिएंटेड, तो उन आर्टिकल्स को पढ़िए। आप अपने जैसे आपको 150 वर्ड्स और 250 वर्ड में ही मतलब आंसर लिखना है, तो आप आराम से अपना एक पेज में इसका नोट मेकिंग कर लीजिए, ठीक है, फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रो, फ्यू पॉइंट्स अगेंस्ट, देन सुप्रीम कोर्ट केसेस, कमेटीज, ए गुड वे फॉरवर्ड, ये सब प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, और अपने एक पेज में नोट कर लीजिए, एक फाइल रखिए, उस फाइल में अपने टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर करते रहिए। 300-400 टॉपिक में आपका मेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मेंस के लिए प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग जैसे कर रहे हैं समाचार मंथन में, वो मैंने बता दिया कि ये जो काम है ये करने का वेबसाइट पे, वो काम ऑलरेडी उसमें एक मैगजीन के थ्रू हो जाता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैगजीन बनाते हैं, विजन की भी है, नेक्स्ट की भी है, सिविल दिल्ली की भी है, तो वो मैगजीन में ऑलरेडी वो आपको करके दे देते हैं, तो वो काम आपका थोड़ा आसान हो जाता है। पर आप खुद से भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखती नहीं है। अगला काम आप क्या करोगे, कोई भी एक मॉक क्वेश्चन ले लो, आप सीधे डालो यार एंटी डिफेक्शन मॉक क्वेश्चन, राइट दैट मॉक क्वेश्चन, उस मॉक क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। और जो मॉक क्वेश्चन है उसका जो मॉडल आंसर है उससे देखो कि आप कितना क्लोज उसके आंसर को लिख रहे हैं ना। जो आपके सीनियर हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, उनको एक बार अपना आंसर चेक करवाओ,
तो हर टॉपिक पे आप एक मॉक क्वेश्चन जरूर लिखें मेंस ओरिएंटेड। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको करंट अफेयर में कभी दिक्कत नहीं होगी। ग्रेजुअली आपका स्टार्टिंग भी कवर होता चला जाएगा। जैसे मान लिया एंटी डिफेक्शन न्यूज़ में था, हो गया ना लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर क्लियर वापस से, मेंस में हो गया एक थीम क्लियर हो गया, ऐसे 300 400 थीम्स हैं, पूरे हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है करंट अफेयर को बेटर ढंग से डील करने का प्रेजेंट समय में। और मैंने ट्रेंड भी डिस्कस किया कि किस तरीके से आप मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न अब चेंज हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपको करना होगा। मैं टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ाया क्योंकि ये क्लास नहीं है डेफिनेटली। तो हम लोग कुछ क्लासेस के वीडियो भी आपके लिए शेयर कर देंगे। सिविल दिल्ली में देखो जो भी हेल्प आपको चाहिए, हम हमारे इंस्टीट्यूट से आपको लगता है हमारा कोई प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है, तो वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।